1 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी कर्मचारी रैली होने जा रही है, पेंशन शंखनाद महारैली। 200 रुपए का सब्सिडी दे करके ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं। पूरे के पूरे अखबार का पूरा पेज विज्ञापन का आता है कि 200 रुपए कम कर दिए। महाराज, जितने आपने कम किए ना उससे 10 गुना ज्यादा तो विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो। प्राइमरी क्लास के बच्चों से 5 रुपए प्रत्येक बच्चे मांगने की अपील की गई, हमने वो जमा करवाए। हमारे किसान परिवारों से कहा गया कि एक परिवार 5 किलो अनाज दे दे, हमारे किसान परिवारों ने वो जमा करवाया। पेंशन, एक विधायक एक पेंशन, एक एमपी एक पेंशन का कानून आप लेकर के आइए, कर्मचारी वर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप लोगों के पास बुलंद आवाज है, सरकारें खामोश हैं, अगला कदम क्या आपका? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आवाज बुलंद करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक कर्मचारी के ऊपर क्या ऐसी नौबत है कि कर्मचारी को रोड पे आना पड़ता है, धरने प्रदर्शन पे आना पड़ता है। एक कर्मचारी का 2004 से जो षड्यंत्र रचा गया उसकी बुढ़ापे की सोशल रिस्पेक्ट को छीनने का, आज उसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए। आप देख रहे हैं हर महीने की 30-31 तारीख को हमारे आसपास से साथी रिटायर होते हैं, एनपीएस वाले, ओपीएस वाले साथी भी रिटायर होते हैं। ओपीएस का साथी जहां मान सम्मान तवज्जो के साथ रिटायरमेंट लेके जाता है, एक वो खुशी उसके फेस पर होती है जो ज्वाइनिंग के टाइम थी। लेकिन एक हमारे एनपीएस का साथी जब रिटायर होकर के जाता है उसका चेहरा हम लोग देख नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि बुढ़ापे में, मैं तो बार बार बोलता हूँ, फील्ड में भी जाके ऐसा बोलता हूं कि जब ओपीएस का साथी रिटायर होता है, एक अपनी ताउम्र जो बचत करे उन्होंने जीपीएफ में, एक अच्छी खासी अमाउंट उसको मिलती है। एक बुढ़ापा जो सम्मानजनक तरीके से जीने के लिए उसको एक पुरानी पेंशन नामक चीज मिलती है, परिवार में हंसी खुशी होती है, पार्टियां की जाती है रिटायरमेंट पे, और शाम को बैठ करके हंसी मजाक में ये पूछा जाता है कि पापा, चाचा, ताऊ, दादा, अब आप रिटायर हो गए, अब आप इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। और जब एनपीएस का साथी रिटायर होके जाता है तो शाम को जब घर पे मुंह लटका के एंट्री होती है, शाम को घरवाली बोलती है कि अब आप क्या करेंगे, अब आपकी नौकरी तो चली गई, अब आपकी पेंशन तो है नहीं, बीमारियां आपके ऊपर हावी होने लग गई हैं, आपके ऊपर हमारा और हमारे परिवार का भी नैतिक दायित्व है, अब आप क्या करेंगे। जो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क कर्मचारी के भविष्य को खाए जा रहा है। आज कर्मचारी सरकारी नौकरी प्राप्त करके भी आनंद में जीवन नहीं जी सकता है, एक जो सुखदायी जीवन वो नहीं जी पा रहा है, क्योंकि उसको बुढ़ापे की चिंता खाई जा रही है कि 58 साल के बाद मेरा क्या होगा, जब बीमारियां चारों तरफ से मेरी तरफ होंगी, जब मेरे पास कमाई का साधन जीरो हो जाएगा, जब मेरे पास अपने नैतिक दायित्वों का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा। 5-5 हजार करोड़ के कर्जे माफ हो जाते हैं सुभाष चंद्रा जैसे लोगों के, मैं दोस्ती मिसालें बन जाती है मोदी के साथ। सर, कुछ लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो रसूखदार परिवार हैं वो सरकारें चला रहे हैं। 6500 करोड़ का कर्जा 5000 करोड़ माफ कर दिया, 1500 करोड़ में सब कुछ निपटा दिया, देश कंगाल नहीं होगा। एक अनपढ़ लोग यहां पर राजनीति करते हैं, इलेक्शन लड़के जीतते हैं, वो पेंशन के हकदार हैं, 5-5 पेंशन लेंगे, 7-7 लेंगे, देश कंगाल नहीं होगा। जीएसटी सबसे ज्यादा, मुख्य प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि पिछले 8 वर्षों में इतिहास का सबसे ज्यादा जीएसटी हमने कलेक्शन किया है। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने सब्सिडी पूरे हिंदुस्तान की बंद कर दी है। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे नकेल लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड की 5वीं स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी हमारी सबसे ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी, जब हमारे भ्रष्टाचार भी खूब था, जब हमारे सब्सिडी भी चलती थी, जब हमारा जीएसटी कलेक्शन भी कम होता था, जब हम वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर भी 5वें नंबर पे नहीं थे, तब भी हमारा जो हिंदुस्तान का, भारत का कर्मचारी है, भारत की आवाम है, भारत की जनता है, वो बहुत खुशहाल थी, पेंशन मिलती थी, सरकारी नौकरी की तवज्जो होती थी, सरकारी कर्मचारी काम करते थे। आज आप दुनिया की 5वीं स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर बनकर भी आप पेंशन नहीं दे पा रहे, कहां असफलता है। आप अर्थशास्त्रियों से राय क्यों नहीं लेते हैं? आप अर्थशास्त्रियों का पैनल बैठाइए, आप हमारे लीगल एक्सपर्ट्स को बैठाइए, तर्क करते हैं ना, टेबल टॉक करते हैं ना, आप टेबल पर आकर के बात कीजिए, तब तर्क से बात करोगे, पेंशन का रास्ता हम बता देंगे। पेंशन अगर रेवड़ियां बांटेंगे, अब इलेक्शन का दौर है साहब, अब इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है पेंशन बहाल नहीं करेगी। ऐसे में जो आप लोग बराबर कह रहे हैं, जो पेंशन की बात करेगा
वही देश पे राज करेगा, क्या कुछ रणनीति विशेष है? सर, हम कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारी सरकार का होता है। आज के दिन हम भाजपा सरकार के कर्मचारी हैं। भाजपा सरकार से बार बार मांगा है, बड़े से बड़े लेवल तक आंदोलन तक गए हैं और आज फिर मांग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस संवेदनशीलता को समझ लो, 2 लाख कर्मचारियों को समझ लो, उनकी भावनाओं को समझ लो, पुरानी पेंशन बहाल कर दो। अगर आप अब भी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 1 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी कर्मचारी रैली होने जा रही है, पेंशन शंखनाद महारैली। हिसार जिले की अगर बात करूं, सिर्फ 100 से ज्यादा बसें तो हम बुक करके लेके जाएंगे और प्राइवेट व्हीकल्स जितने ज्यादा पहुंचेंगे, हमारे पास आंकड़ा नहीं होगा आपको देने के लिए कि कितने कर्मचारी खुद जागृत हो चुका है, खुद उन रैलियों में पहुंचेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप अब भी इस चीज को समझ लो, हमारा नारा हमारे राज्य नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है कि 2024 में हम वोट फॉर ओपीएस करने वाले हैं। ये हमारा सुदृढ़ नारा है और हम करेंगे, वोट फॉर ओपीएस करेंगे। हम वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर बीजेपी नहीं, वोट फॉर ओपीएस। और वोट फॉर ऐसा नहीं, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा प्लीज, कि अब चुनावी मौसम है। वैसे तो भाजपा सरकार कहती है रेवड़ियां फला आदमी ने, राजनीतिक पार्टी ने रेवड़ियां बांट दी। रेवड़ियां बांटने का असली काम अब भाजपा करने वाली है। अब पता नहीं क्या क्या तरह की घोषणाएं होंगी। मैं तो सरकार के ऊपर इलेक्शन का प्रेशर साफ रूप से देख रहा हूं। 500 से सिलेंडर उठा के 1200 पे ले गए थे, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। 200 रुपए का सब्सिडी दे करके ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं। पूरे के पूरे अखबार का पूरा पेज विज्ञापन का आता है कि 200 रुपए कम कर दिए। महाराज, जितने आपने कम किए ना, उससे 10 गुना ज्यादा तो विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो। देश कंगाल ऐसे होगा। देश को कंगाल होने से बचाइए प्रधानमंत्री जी। इनको पेंशन दे दो कर्मचारियों को। यही कर्मचारी आपको जीएसटी कलेक्शन करके देते हैं, यही कर्मचारी आपको अपनी सैलरी में से इनकम टैक्स देते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये सरकारें जो खेल खेलती है, जनता जाग चुकी है, कर्मचारी जाग चुका है। कोविड आया था 2020 के अंदर। कोविड के अंदर प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों से आह्वान किया था कि मैं कर्मचारियों से आह्वान करता हूं अपनी 5% 10% सैलरी दान दे दें। खुशी खुशी हम लोगों ने, हमारे पास एविडेंस है, किसी ने 5%, किसी ने 10% कोविड महामारी के दौरान सैलरी दान करी। हमारे बच्चों से, प्राइमरी क्लास के बच्चों से 5 रुपया प्रत्येक बच्चे मांगने की अपील की गई, हमने वो जमा करवाए। हमारे किसान परिवारों से कहा गया कि एक परिवार 5 किलो अनाज दे दे, हमारे किसान परिवारों ने वो जमा करवाया। और ठीक उसी दौरान जब पूरे भारतवर्ष का कर्मचारी, किसान, बच्चे, मजदूर, व्यापारी सब कोविड के दौरान एक संवेदनशील होकर के उस लड़ाई के दौरान, मतलब उस चीज से निपटने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, यही हमारे राजनेता लोग उसी टाइम टेबल थपथपा करके अपना एचआरए और अपने भत्ते बढ़ाने का काम कर रहे थे। क्या सारी जिम्मेदार सरकार कर्मचारी चलाएगा? सरकार को किसान चलाएगा? सरकार को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चलाएंगे? तो ये लोग क्यों बैठे हैं? और इनकी ये इलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्टेड लोग जिनकी कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है, ये लोग फैसला करते हैं कि ये सिलेक्टेड लोग जो पब्लिक करके आए हैं, जो अपना मिनिमम क्वालिफायर करके आए हैं एग्जाम को, उनको हम पेंशन देंगे कि नहीं देंगे? ये इलेक्टेड लोग जिन्होंने कभी कोई एग्जाम फेस ही नहीं किया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी अभी स्पेशल सदन आपने बुला रखा है संसद का, आप एक काम और कर दो। एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, हम आदर मान सम्मान सत्कार करते हैं आपकी इस भावना का कि करोड़ों रुपया पैसा बचेगा। रोज की रोज आप लोग इलेक्शन करवाते हैं, रोज की रोज इलेक्शन चलते हैं, वो बचेगा। तो आप एक काम और कर दो मोदी साहब, एक देश एक विधान एक पेंशन का और आप अगर प्रोविजन लेके आए, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। और पहल आपको करनी पड़ेगी, आपकी कैबिनेट को करनी पड़ेगी, आपके मुख्यमंत्रियों को करनी पड़ेगी कि मैं 7 पेंशन ले रहा हूं, मैं 10 पेंशन ले रहा हूं, मैं सारी पेंशन छोड़ता हूं और एक पेंशन में काम करूंगा। एक पेंशन, एक विधायक एक पेंशन, एक एमपी एक पेंशन का कानून आप लेकर के आइए। कर्मचारी वर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन कर्मचारी की भी एक पेंशन तो आपको सह सम्मान लौटा देनी चाहिए। दिनेश जी, कहीं ना कहीं जो आपकी बात है बहुत वाजिब है, लेकिन इस धारा में एक सवाल मेरे जहन में जो कौनता है जी, कि कुछ दल 8-10 सीटें लेकर के उस पार्टी को समर्थन दे देते हैं जिस पार्टी के खिलाफ हमने वोट किया हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसे में आप वोट फॉर ओपीएस है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कैसे परखेंगे? किन रास्तों को अख्तियार करेंगे? बिल्कुल वाजिब सवाल कहा आपने। पिछली बार हमारे इमोशंस के साथ खेला गया। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, आज सत्ता की गोद में बैठे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने
हमारे इस इमोशनल पॉइंट को कैश किया, अपने मैनिफेस्टो में डाला कि जेजेपी की गवर्नमेंट बनते ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। 10 विधानसभा सीटें जितवा दी कर्मचारियों ने, और सत्ता के लालच में 10 विधानसभा हलकों को दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को बेच दिया, सरकार की गोद में जाकर के बैठ गए और सत्ता की मलाई खाने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी अब उन बातों में नहीं आएगा। ये जो क्या क्षेत्रीय दल खारिज हो जाएंगे, नेशनल पार्टी की तरफ जाएंगे आप? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हम सरकार की खिलाफत की बात आज तक नहीं कर रहे हैं। हम आज भी सरकार से मांग रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, हम आपके कर्मचारी हैं, हमारा वोट आपका है, हम आपके लिए काम करते करेंगे। लेकिन अगर सरकार रेवड़ी बांटने वाली केवल स्टेटमेंट दे कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, कर्मचारी यकीन नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जी, कर्मचारी अगर आपकी बात का अब यकीन करेगा तो करेगा कि आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, गजट नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जीपीएफ अकाउंट खुलवाइए और कर्मचारियों के खाते में जीपीएफ में पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए, और पीएफआरडीए में जो एनपीएस की हमारी राशि कट रही है वो राशि कटनी बंद हो जाए और वो पैसा रिफंड की प्रक्रिया आप अपना दें। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं क्षेत्रीय दल कि अभी हम स्पष्ट रूप से किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जा रहे, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां आई, परिस्थितियां कब आएगी? जब गवर्नमेंट हमारी अनसुनी करेगी। मैं एक छोटा सा बीच में बताना चाहता हूं गवर्नमेंट को, आप संसद में ही तो लेके आए थे पीएफआरडीए बिल को, संसद में लाके गिरा दो उस बिल को, खत्म करो पीएफआरडीए बिल। आप गिरा सकते हो, आपके पास पावर, आप लीगल एक्सपर्ट की राय क्यों नहीं लेते हैं? पीएफआरडीए बिल को गिरा दो, एनपीएस खत्म कर दो, पूरे देश में एक कर दो। लेकिन मुझे लगता है जहां जहां भाजपा की सरकार है, किसी मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। करेंगे तो मोदी जी करेंगे, भाई मोदी जी करेंगे तो मोदी जी से ही बात करेंगे। दिल्ली में रैली रख ली हमने 1 अक्टूबर के लिए। और इलेक्शन की जहां तक बात है, अगर हमें खिलाफत करनी ही पड़ी, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, अगर हमें इस उंगली का प्रयोग सरकार भाजपा कमल के खिलाफ करना पड़ा, तो निश्चित रूप से हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो पार्टी खुले मंच पर हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा करती है। न केवल घोषणा करती है, जहां जहां उनकी सरकारें बनी हैं, पहली कैबिनेट की कलम से उन्होंने कर दिखाया है। ताजा उदाहरण मैं आपको हिमाचल का दे देता हूं। चिंतन राम जी हमारे पहले कर्मचारी साथी बन गए हैं, जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना साथियों हो गया है शुरू हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हम निश्चित रूप से नेशनल पार्टी के साथ जाएंगे, उस पार्टी के साथ जाएंगे जो धीरे धीरे भारत के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी है, और कहीं ना कहीं हमारी बात को जो वो घोषणा पत्र में लेके आई है उसको लागू करने का काम वो कर रही है। तो मैं फिर कहता हूं, मुख्यमंत्री जी ऐसी नौबत ना आए। हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांग सुने और तुरंत प्रभाव से इस पुरानी पेंशन को बहाल करें। अंतिम फैसला सिर्फ ओपीएस, एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक टाइम था जब इस देश को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नौजवान सरीके नौजवान जो थे वो अपने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे गए। इस बार क्योंकि हमेशा से जवानियों ने कहानियां लिखी हैं, लिखी जाती हैं जवानी पर कहानियां इस देश में, लिखी जाती हैं जवानी पर कहानियां इस देश में। हमारी जवानी की कहानी केवल पेंशन पुरानी, केवल पेंशन पुरानी। बहुत ही शानदार शब्दों में अपनी बात को रखा है दिनेश जी ने। ऐ मेरे पाँव के छालो ज़रा खून उगलो, कुछ लोग मेरे सफ़र के निशा मांगेंगे। सचमुच लड़ाई बहुत बड़ी है और इसकी कीमत भी लाजमी तौर पे मिलना तय है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।